हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के जितने भी संशोधन है उस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत हम लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर हैं उसको डिस्कस करेंगे कि संवैधानिक संशोधन के दौरान उनके क्या प्रोसीजर होते हैं, किस प्रोसीजर के अंतर्गत उसे अमेंड किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद 1951 से लेके 2025 तक जितने भी संशोधन हुए हैं और अगर वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो उसे भी देखेंगे। अब तक टोटल इम्पोर्टेंट 105 अमेंडमेंट्स एक्ट है, वो सबको हम लोग देखते चलेंगे। बट मैं जरूरी नहीं है कि अभी तक जितने 100 प्लस अमेंडमेंट्स हुए हैं सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ 20 से 25 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट पास हुए हैं अब तक, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यही 20-25 को कम बेस फेरबदल करके बार बार एग्जाम में रिपीटेडली आपसे पूछा जाएगा। हमें पूरे 100-105 याद रखने की जरूरत नहीं है, तो यही 25 हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या है। कि अगर संविधान को संशोधन करना है तो उसका तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो उसमें उसके लिए सबसे पहले आर्टिकल 368 में हमारे दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर की बात करें तो आर्टिकल 368 हमारे दिमाग में आना चाहिए। इसलिए क्योंकि इसी आर्टिकल 368 में ही लिखा गया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी डन, कि संविधान कि जो भी हमारा संविधान है उसको संशोधन किया जा सकता है। इस बात का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 368 में है। जहां तक इसकी प्रोसेस की बात रही तो सबसे पहले आर्टिकल 368 में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको वी कैन डू इट। तो आर्टिकल 368 इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी डन। बट जहां तक इसकी प्रोसेस की बात है, आप ध्यान रखेंगे हमारे दो बॉडी हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। अब आर्टिकल 368 के मुताबिक इसका प्रोसेस ये कहता है, इसका प्रोसीजर ये कहता है कि चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी बॉडी ऑफ पार्लियामेंट में ये प्रोसीजर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, इसको इनिशिएट किया जा सकता है। कि मतलब इधर लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी बॉडी ऑफ पार्लियामेंट में इट कैन बी इनिशिएटेड। सो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इट कैन बी इनिशिएटेड। क्या इनिशिएट हो जाएगा इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में? तो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कि मतलब संविधान को संशोधन करने का जो प्रोसीजर है, ये हम चाहे तो लोकसभा में भी इनिशिएट कर सकते हैं, हम चाहे तो राज्यसभा में भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि आप जिस भी सभा में पहले इनिशिएट करें या बाद में इनिशिएट करें, लेकिन जब ये अमेंडमेंट हो और एज एन एक्ट ये जब पास हो तो वो स्पेशल मेजोरिटी से ही होना चाहिए। वो स्पेशल मेजोरिटी के तहत ही होना चाहिए। तो कोई भी प्रोसीजर होगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर ये कहता है कि आर्टिकल 368 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी डन। दूसरा ये कहता है कि किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इधर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें वो इनिशिएट किया जा सकता है। इधर लोकसभा और राज्यसभा, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये प्रोसीजर इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन जब भी वो एक्ट बनेगा वो स्पेशल मेजोरिटी से ही बनेगा। तो ये था हमारा प्रोसीजर, ये था बेसिक अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अब तक 100 प्लस अमेंडमेंट्स एक्ट पास हुए हैं। क्या ये 100 प्लस हमें पढ़ना है? नहीं। तो आज हम लोग इसमें 25 अमेंडमेंट्स एक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग आज देखेंगे, और इसी के इन एंड अराउंड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राइट। सो हम लोग आज लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ था वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे भी क्योंकि ये बेस हो जाता है, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि जब भी कोई भी संशोधन होगा संविधान का तो तीन चार चीजें होती हैं, तीन चार चीजें होंगी। तो इसमें सबसे पहला जो था, क्योंकि भारत आजाद होने से पहले जमींदारी सिस्टम अपने पीक पे था, जमींदारी सिस्टम चलता था अंग्रेजों के टाइम पे। तो जो पहला संशोधन पास हुआ संविधान के, पहला संशोधन बिल जो पास हुआ 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसमें सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिख लेंगे, एंड ऑफ जमींदारी सिस्टम। एंड ऑफ जमींदारी सिस्टम कब हुआ? ये हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। क्या खत्म हुआ था? जमींदारी सिस्टम। कब खत्म हुआ था? 1951 में। किस एक्ट के तहत? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है। जैसे आजाद जब पहली बार हमारा संविधान बना तब तक हमारे पास 8 शेड्यूल थे। जैसे हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं तो 395 आर्टिकल थे, शेड्यूल 8 थे। पार्ट्स की बात करते हैं 20 पार्ट्स थे।
तो तब तक 8 शेड्यूल ही थे, अभी करंटली हमारे पास 12 शेड्यूल है। तो 9th शेड्यूल जो है वो 1951 में ही ऐड हुआ था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ही 9th शेड्यूल वेयर एडेड, 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। अब ये 9th शेड्यूल था क्या, इसके बारे में समझेंगे। तो 9th शेड्यूल आपको पता है कि ये लैंड रिफॉर्म के बारे में बताता है। अब जब भी शेड्यूल कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये 9th शेड्यूल है क्या। सॉरी, नॉट लैंड शेड्यूल, इट्स लैंड रिफॉर्म। सो लैंड रिफॉर्म है क्या, इस सब के बारे में आपको तब बताऊंगा। फिलहाल ये है कि पहली फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, और 9th शेड्यूल क्या है, वो लैंड रिफॉर्म के बारे में है। अब इस 9th शेड्यूल जब ऐड किया गया तो इस 9th शेड्यूल में कितने लॉज थे, इसमें टोटल 282 लॉज थे इसमें टोटल। अब ये लॉज का नंबर बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। 282 लॉज थे जब 9th शेड्यूल ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो इसमें टोटल 282 लॉज थे। अब एक चीज, ये 282 लॉज में क्यों बताया कि 9th शेड्यूल में जो 9th शेड्यूल जो ऐड हुआ इसमें 282 लॉज थे, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक डेट याद रखें, अप्रैल 1973। अगर आप थोड़ा सा पॉलिटी का बेसिक जानते हो तो ये वन ऑफ द हिस्टोरिकल डेट है, हिस्टोरिकल इवेंट है अप्रैल 1973। अप्रैल 1973 ये है केशव नंद भारती केस। केशव नंद भारती केस अप्रैल 1973 में हुआ था, और इसके जजमेंट के बाद ही बहुत सारा चेंज हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस हुआ था, और संविधान का एक ऐसा मोड़ आ गया था कि जिसके वजह से ये ये इवेंट अप्रैल 1973 जो कि केशव नंद भारती केस है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अप्रैल 1973 का फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के साथ क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये है कि जब हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 बनाया तो उसमें 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया जिसमें 282 लॉज थे। लेकिन अप्रैल 1973 में हमने ये कहा कि भैया जो 9th शेड्यूल में हमने 282 लॉज ऐड किए हैं, उसमें जो भी लॉज अप्रैल 1973 के बाद हुआ होगा ऐड, उसे जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। मतलब ये कि 9th शेड्यूल में 282 लॉ है, ये हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे पारित किया गया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब केशव नंद भारती केस हो गया अप्रैल 1973 में, तब ये कहा गया कि ये 282 लॉज में जो भी लॉज अप्रैल 1973 के बाद उसमें ऐड हुए हैं 9th शेड्यूल में, केशव नंद भारती केस अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं उसे जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, राइट, उसे जुडिशियली रिव्यू किया जाए। उससे पहले जो ऐड हुए हैं उसे जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में यही 3 चीज है। पहला चीज है कि जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, दूसरा चीज है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया क्योंकि उससे पहले 8 शेड्यूल ही थे, इसमें 282 लॉज टोटल हैं, लेकिन जो भी लॉज अप्रैल 1973 के बाद ऐड हुए उसे जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता था, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये 7वां संवैधानिक संशोधन जो 1956 में पास हुआ था, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ ले, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉमनलिटी की बात हो गई, बहुत सारे कॉमन एक्ट्स की बात हो गई। जैसे जैसे बात हो गई कि सबसे पहली बार इसमें बात हुआ गया कि कोई भी पर्सन 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक समय पे गवर्नर हो सकता है। कि मतलब जैसे कि आप मान लो कोई 2 राज्य है, 2 अलग-अलग प्रोविंस है, 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, उन दोनों का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 कॉमन गवर्नर की बात करता है। कॉमन गवर्नर, कॉमन गवर्नर। अब ये कॉमन गवर्नर कब होंगे, चाहे वो किसी 2 स्टेट के हो जाए, या किसी एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरीज के हो जाए, या किसी 2 यूनियन टेरिटरीज के हो जाए। सो कॉमन गवर्नर का जो प्रोविजन है वो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ऐड किया गया। सिमिलरली कॉमन हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया, इसलिए मैंने बोला कि 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 इज ऑल अबाउट कॉमनैलिटी। कॉमन हाई कोर्ट क्यों इसमें मैं बता रहा हूं, कॉमन हाई कोर्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में जब मैं बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा था इससे पिछले वाले वीडियो में, तो मैं बताया कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताया कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको क्या बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल का आप उदाहरण ले लीजिए। वेस्ट बंगाल मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट का आप एग्जांपल ले लीजिए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो अपना है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट क्या सिर्फ वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है? नहीं, ये अंडमान एंड निकोबार का भी हाई कोर्ट है।
ये अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट भी है। सिमिलरली मैं एग्जांपल दिया था सुप्रीम कोर्ट वाले में कि जैसे मद्रास हाई कोर्ट है, तो क्या वो सिर्फ तमिलनाडु का हाई कोर्ट है? नहीं, वो पुदुचेरी का भी है, जिसे पहले पौंडीचेरी बोलते थे। तो ये जो कॉमन हाई कोर्ट का प्रोसीजर जो आया कि सीट ऑफ टू और मोर स्टेट्स और सीट ऑफ वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरीज कैन बी कॉमन। सो कॉमन हाई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट आया ये सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट से आया। सिमिलरली कॉमन गवर्नर का जो कॉन्सेप्ट आया ये भी सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट से आया। एक और चीज सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट से आया कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट का डिवीजन हो रहा था, ये सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 से इसे फॉर्म कर दिया गया और पहला स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म हुआ वो आंध्र प्रदेश, हम सबको पता है। लेकिन आंध्र प्रदेश जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे जब पहला स्टेट बना, तो वो किस एक्ट पे बना? तो ये यही एक्ट था, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो ये था स्टेट्स वेयर डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। स्टेट्स वेयर डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। स्टेट्स वे डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये भी हमारा सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट से आया। तो सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या आया? कॉमन गवर्नर, कॉमन हाई कोर्ट, और जो भी स्टेट थे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किए जा सकते हैं। और इसका सबसे पहला स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना वो बना अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, राइट। सो ये दोनों अमेंडमेंट्स क्लियर। बीच में जो सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब उतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। अब आपको पता होगा कि आपका जो मैं शेड्यूल की बात बार बार कर रहा हूं, एथ शेड्यूल की जो बात मैं करूं, तो एथ शेड्यूल में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि एथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे नाइन्थ शेड्यूल तो आपको ऐड हो गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन जब संविधान बना था तब 8 शेड्यूल ही थे। एथ शेड्यूल क्या था? ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करता है। एथ शेड्यूल इज ऑल अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट का इसी से रिलेशन। अब क्या रिलेशन है कि एथ शेड्यूल में जब तक हमारा 1967 तक जो एथ शेड्यूल था उसमें टोटल, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं एथ शेड्यूल में, तो इसमें तब तक 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे। सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे 1966। मतलब एथ शेड्यूल में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे 1966। लेकिन जब 21st अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1967 में, तब पहली बार एक 15वां ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किया गया। वो ऑफिशियल लैंग्वेज था सिंधी। सो 21st अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल अबाउट 15th ऑफिशियल लैंग्वेज। 15th ऑफिशियल लैंग्वेज वाज एडेड। अब ये 15th ऑफिशियल लैंग्वेज था क्या, ये भी तो पता होना जरूरी है कि चलो 15th ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड हुआ 21st अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन ये लैंग्वेज था क्या? तो ये लैंग्वेज था सिंधी। ये लैंग्वेज था सिंधी। तो ये हो गया अपना 15वां ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन अभी तक मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो अभी तक हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। मतलब 15 के बाद भी टोटल 7 हमारे पास ऐड हुए होंगे। तो मैं आपको या वो भी नटसेल में बता दे रहा हूं, हालांकि वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक हो गया सिंधी जो कि 15th लैंग्वेज ऐड हुआ। उसके बाद 16th, 17th, 18th, ये हमारा, सो आप ऐसे याद रखो, 21 में आपका हो गया, 21 अमेंडमेंट एक्ट में हो गया सिंधी। एक होता है आपका 71। सो 21, 71 एंड 92, ऐसे मैं याद रखता हूँ, 21, 71, 92। तो 21 अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी ऐड हो गया जो कि 15वां था। 71 अमेंडमेंट एक्ट से होता है नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। 71वां अमेंडमेंट एक्ट से होता है नेपाली, कोंकणी एंड मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी एंड मणिपुरी 71st अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। 4 थे इसमें, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। सो आप ध्यान रखें सबसे, सो 21 अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, 21 अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था सिंधी जो कि 15वां लैंग्वेज था। और 71st अमेंडमेंट एक्ट से नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। 92nd अमेंडमेंट एक्ट से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और संथाली जो था ये अपना 22वां था। सो अभी 23वां ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो येट टू ऐड है, अभी तक ऐड नहीं हुआ है। और जब भी ऐड होगा तो ये 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होगा। आई होप इट इज क्लियर। सो 21st अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल अबाउट, 21st अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल अबाउट फिफ्थ ऑफिशियल लैंग्वेज वाज एडेड। फिफ्थ ऑफिशियल लैंग्वेज था क्या? तो ये सिंधी था। यही है अपना 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। अब 21st अमेंडमेंट एक्ट की बात हो गई, अब 26th अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे।
तो 26th अमेंडमेंट एक्ट आसान है, ये कुछ नहीं है, आपको ध्यान होगा कि हमें आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद भी राजघराना था चल रहा था, जिसे प्रिंसली स्टेट वाला सिस्टम बोल रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊँ, तो जो सिंधियाज़ हैं या होल्कर्स ऑफ इंदौर हैं, जो इंदौर के होल्कर्स हैं या सिंधियाज़ हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो राजघराने से आते हैं, वो प्रिंसली स्टेट से आते हैं। तो क्या था कि हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद बावजूद भी वो जो प्रिंसली स्टेट से थे, वो प्रिवी पर्स से जो आते थे जो लोग, उन्हें पेंशन दिया जाता था, उन्हें तमाम तरह के अलग-अलग सुविधाएँ दिया जाते थे। लेकिन ये जो 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया, इसमें जो प्रिवी पर्स का जो कॉन्सेप्ट था, जो राजघराना प्रथा, जिसे इंग्लिश में प्रिवी पर्स बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। सो एंड ऑफ प्रिवी पर्स, एंड ऑफ प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स मतलब राजघराना सिस्टम। इस राजघराना सिस्टम को एंड कर दिया गया 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। मतलब अब गवर्नमेंट उनको पेंशन नहीं देगी, मतलब जो भी राजघराने से आते गवर्नमेंट उनको पेंशन नहीं देगी, उनके एक्सपेंस बेयर नहीं करेगी, उन्हें तमाम तरह के लग्जरी मिलते थे वो सब मिलना बंद हो जाएगी। तो ये एंड ऑफ प्रिवेसी पर्स बोल लो, या आप प्रिंसली स्टेट का भी एंड कह सकते हो। हालांकि प्रिंसली स्टेट का एंड हो चुका था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कि जब इंडिया को यूनिफाई किया जा रहा था तब। लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट है, ये भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रिवी पर्स ही है। सो द एंड ऑफ प्रिवी पर्स या प्रिंसली स्टेट, ये 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से हो गया था, मतलब राजघराना प्रथा का अंत। 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। कई बार एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली ये चीज पूछ लिया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज 36th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1975 में पास हुआ था। तो आपको पता है, जो कई सारे स्टेट जब बनते हैं तो वो किसी न किसी एक्ट के तहत बनते हैं। हर स्टेट नहीं, कई सारे जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स होते हैं वो। लेकिन ये स्टेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नदर्न स्टेट था, एंड उसे एक स्पेशल प्रोविजन के तहत बनाया गया था, इसलिए ये अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 जो था, वो सिक्किम को एक नया स्टेट बनाता है। सिक्किम को एक नया स्टेट बनाता है 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। सो सिक्किम जो है एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना था। सिक्किम एज अ फुल फ्लेजेड, सिक्किम एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना था 31st अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसी में साथ में मैं आपको ये लिख दे रहा हूँ कि अब फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं होगा तो कब इसे हाफ स्टेट का दर्जा दिया गया होगा। तो ये आपका था 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। इसमें फुल फ्लेजेड नहीं था, इसमें पार्शियल स्टेट, इसमें पार्शियल स्टेट का दर्जा इसे मिला था। किसे मिला था? सिक्किम को मिला था। तो कई बार ये कीवर्ड है कि फुल फ्लेजेड स्टेट कब हुआ था, तो 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। फुल फ्लेजेड नहीं, मतलब सेमी स्टेट हुडशिप मिला था या पार्शियल स्टेट का दर्जा कब मिला था, तो ये 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है 35th अमेंडमेंट एक्ट, तो इसलिए बताना जरूरी है यहाँ पे। बट फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा उसे मिला था 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत। क्लियर। अब जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्किम को 31st अमेंडमेंट एक्ट के तहत बना दिया गया था फुल फ्लेजेड, लेकिन जब भी सिंस ये जैसे जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया था तो आर्टिकल 370 का जिक्र था। वैसे ही जब जम्मू सिक्किम को बनाया गया था तो इसके अंदर था आर्टिकल 371 एफ। अब मैं बता दूं कि आर्टिकल 371 के तहत ही जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो सब आर्टिकल 371 के तहत ही बने हैं, लेकिन उनके अंदर सब कैटेगराइजेशन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक ऐसे। तो जो एफ है ये है सिक्किम का, एफ जो है ये है सिक्किम का। तो आर्टिकल 371 एफ के तहत सिक्किम बना था, और वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत बना था फुल फ्लेजेड, तो वो था 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। 36th अमेंडमेंट एक्ट एंड 35th अमेंडमेंट एक्ट में आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये था। अब चलते हैं 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्ट लागू हुआ था अपने इमरजेंसी के दौरान, जब नेशनल इमरजेंसी था तब उस इमरजेंसी के दौरान बना था। अब आपको मैं याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में जब ये इमरजेंसी लगा हुआ था, उस समय जितने भी एक्ट पास हुए इंक्लूडिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जितने भी अमेंडमेंट पास हुए उस समय की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अपने फेवर में अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो सारे एक्ट बनाए थे। बाद में चल के वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जब आया तो उसमें सबको बदलाव किया गया, लेकिन ये सब उनके फेवर में था। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट वो लोग क्या अपने फेवर में लिखे कि नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि उन लोग उस वक्त नेशनल इमरजेंसी लगा चुके थे, तो वो लोग क्या संशोधन कर दिए संविधान में कि नेशनल इमरजेंसी जो है ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर है। मतलब कि अगर नेशनल इमरजेंसी एक बार देश में लग गया
उसे आप जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते हैं कि क्यों लगा, किस ग्राउंड पे लगा, ये सही था या गलत था, उस चीज को आप जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए लगाया गया था कि नेशनल इमरजेंसी इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो 30th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इज ऑल अबाउट नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी एंड जुडिशियल रिव्यू। सो नेशनल इमरजेंसी इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये एक जुडिशियरी का बहुत बड़ा हथियार है। आप समझो कि अगर आप किसी चीज को जुडिशियली रिव्यू कर सकते हो, कि आप उसे न्याय संगत तरीके से देख सकते हो कि ये चीज सही है या गलत है, लेकिन आप उसी चीज को उसके उसके प्रीव्यू से बाहर कर दे रहे हो कि नेशनल इमरजेंसी सही है या गलत है, न्याय संगत है या नहीं है, ये चीज जुडिशियल आउट ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर है। ये 30th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में लाया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम, ये जब इमरजेंसी पीक में था तब ये चीज आया था। इंदिरा गांधी के टाइम जब इमरजेंसी पीक पे था तब ये चीज आया था, राइट। कौन थी उस वक्त की पीएम? इंदिरा गांधी। अब इनके बारे में थोड़ा सा, ये सब इमरजेंसी हुआ था, क्यों हुआ था, नहीं हुआ था, इज स्टिल ए डिबेटेबल इशू, बट अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये था कि इंदिरा गांधी वाज कॉट इन ए माल प्रैक्टिस, कि वो चुनाव जो जीती थी राजनारायण के अगेंस्ट, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रूव हो चुका था कि वो माल प्रैक्टिस की थी, एंड मे बी वो जेल चली जाती, उनका प्राइम मिनिस्ट्रियलशिप चला जाता, तो उन सब चीज को हाइड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो रातों रात इमरजेंसी लगा दी। आप समझो कि उस समय के जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन तक को नहीं पता था, उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको तक को नहीं पता था कि नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। बट इंदिरा गांधी टू सेफगार्ड हरसेल्फ नेशनल इमरजेंसी वो रातों रात लगा दी। तो वही 30th अमेंडमेंट एक्ट भी उसी दौरान आया जिस दौरान कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट वन पे चलते हैं, 39th अमेंडमेंट एक्ट। अब अगेन 39th अमेंडमेंट एक्ट जैसा कि 1975 में हुआ है, तो 1975 में होगा मतलब अगेन इमरजेंसी के दौरान, और इमरजेंसी के दौरान कोई भी एक्ट आया होगा तो वो गवर्नमेंट अपने आप को डिफेंड करने के लिए लाई होगी। तो 39th अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो इंदिरा गांधी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वो माल प्रैक्टिस में पकड़ी गई थी, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इमरजेंसी लाई। 39th अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने सेम चीज यहाँ पर रिपीट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि जुडिशियल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो 39th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वो ये ला दी कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है कि इलेक्शन रिलेटेड किसी भी डिस्प्यूट को वो सॉल्व करे, चाहे वो इलेक्शन प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का या पीएम का या लोकसभा के स्पीकर का। वो जितने भी तमाम तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं इलेक्शन रिलेटेड, उस डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है ही नहीं। तो ये 39th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि उन्हें बचना था, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका था। सो 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 वाज ऑल अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट does not have the power to look after the Supreme Court does not have the power to look after the disputes of election। और किनके डिस्प्यूट्स ऑफ इलेक्शन। अब किनके डिस्प्यूट्स ऑफ इलेक्शन, इसमें भी स्पेशली बताया गया कि चाहे वो प्रेसिडेंट का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो या वाइस प्रेसिडेंट का हो, प्राइम मिनिस्टर का, वाइस प्रेसिडेंट का हो, या स्पीकर ऑफ लोकसभा का। इन चारों के जो इलेक्शन के डिस्प्यूट होंगे, इनको स्क्रूटनी में नहीं किया, इंडियन कोर्ट में इसे स्क्रूटनी नहीं किया जा सकता है। एंड स्पेशली बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कि इस डिस्प्यूट को देखे। और इन टोटालिटी ये बोला गया कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो इलेक्शन का, पीएम से रिलेटेड हो, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो, या स्पीकर ऑफ लोकसभा से हो, इन सब को इट कैन नॉट बी स्क्रूटिनाइज्ड, कांट बी स्क्रूटिनाइज्ड इन एनी इंडियन कोर्ट, इन एनी कोर्ट, क्योंकि उनका तो मैटर फंसा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसलिए एनी कोर्ट में ला दिया कि किसी भी इंडियन कोर्ट में अगर इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो या राष्ट्रपति का हो या वाइस प्रेसिडेंट का हो या लोकसभा के स्पीकर का हो, उसके डिस्प्यूट को स्क्रूटनाइज नहीं किया जा सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर ही नहीं है कि इस सब डिस्प्यूट के बारे में देखे। ये 39th अमेंडमेंट एक्ट, राइट। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, ये तो 38 39 इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये इसको तो जो हमारे बहुत बड़े न्यायविद हैं उनके टर्म में तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इतना कुछ बदल दिया गया रातों रात, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। अब इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे इसमें बहुत सारे बदलाव
ये होंगे इसलिए। तो सबसे पहला बदलाव इन्होंने प्रियम्बल में किया। सबसे पहला बदलाव इन्होंने कहाँ कर दिया? प्रियम्बल में, जिसे हम लोग उद्देशिका कहते हैं। अब आप ध्यान दें कि प्रियम्बल में गिने-चुने शब्द ही हैं, उसमें भी इन्होंने बदलाव कर दिया, एडिशन कर दिया और पहली बार प्रियम्बल में बदलाव हुआ था। और इन लोगों ने बदलाव क्या किया? इन लोगों ने ऐड कर दिया। प्रियम्बल में कुछ वर्ड ऐड कर दिया और वो वर्ड क्या-क्या थे? 3 वर्ड थे। इन लोगों ने 3 वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि संविधान के उद्देशिका में ही कुछ शब्द को ऐड कर दिया गया। पहला वर्ड था सोशलिस्ट, पहला वर्ड था सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड था सेकुलर, तीसरा वर्ड था इंटेग्रिटी। पहले यूनिटी था, लेकिन यूनिटी के साथ इंटेग्रिटी ऐड किया गया। ये था प्रियम्बल में, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के साथ ही ऐड किया गया। अगर आपको प्रियम्बल याद हो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, ऐसे करके जो पूरा आता है, उसमें ये सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये सोशलिस्ट अब नहीं था, सेकुलर नहीं था। और बाद में कि हेयर बाय यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन जो है, उसमें यूनिटी था, इंटेग्रिटी नहीं था। तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, इन 3 शब्दों का जो एडिशन, इन 3 शब्दों का जो एडिशन है, ये 3 शब्द को ऐड किया गया था, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा किया गया था। आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार-बार वेरियस एग्जाम से पूछे गए हैं। ये तीनों ईज़ी है, बट आपको ध्यान में रखना होगा। आप मिस आउट, आप सोवरेन से, डेमोक्रेटिक से कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा। किन 3 शब्दों को ऐड किया गया था। उसके अलावा, क्योंकि इनको दिख गया था इमरजेंसी के दौरान कि हो सकता है इनका टेन्योर खत्म हो जाए रातों-रात, या जो भी बहुत सारी चीज़ थी, तो इन्होंने क्या किया कि जो लोकसभा का लाइफ होता है, कि लोकसभा का अमूमन टेन्योर क्या होता है? 5 साल होता है। विधानसभा का टेन्योर क्या होता है? 5 साल का। तो ये जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके टेन्योर को, उसके लाइफ को 5 साल से 6 साल कर दिया। क्या किया? इसके अलावा क्या किया? तो लोकसभा और विधानसभा, इसका जो टेन्योर है, इसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड किया तो कब किया? तो 5 साल से 6 साल कर दिया। मतलब पहले 5 साल टेन्योर था, इन्होंने बढ़ा के 6 साल कर दिया। लोग किसका टेन्योर बढ़ा के कर दिया? ये कर दिया इन्होंने लोकसभा या विधानसभा की। लोकसभा का भी टेन्योर हो या विधानसभा का टेन्योर हो, उन दोनों का एक्सटेंशन हो गया और एक्सटेंशन होके ये 6 साल हो गया, राइट? उसके बाद इन्होंने क्या किया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा बदलाव था कि, 1 मिनट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट वाज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 74। ये आर्टिकल 74 से छेड़छाड़ करती है। ये आर्टिकल 73 क्या था? ये आर्टिकल 73 ये था कि प्रेसिडेंट को जो है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे एक्ट करना होगा। ये ऐसा उन्होंने अमेंड कर दिया। लेकिन पहले क्या था कि प्रेसिडेंट का एक इंडिपेंडेंट पावर भी होता था। चाहे वो इमरजेंसी से रिलेटेड हो या चाहे उनका एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, ये सब था। लेकिन उन्होंने आर्टिकल 74 को अमेंड कर दिया, जो कहता था कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे एक्ट करना होगा। इस चीज को इन्होंने अमेंड कर दिया। ये हमारे आर्टिकल 74 को अमेंड करने के बाद ये चीज आया। उसके अलावे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुआ था, जिसको आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी आप ध्यान देंगे कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों अलग-अलग हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो आपके अधिकार हैं, वो आपके मौलिक अधिकार है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में है, कि मतलब जरूरी नहीं है आप करें। जैसे कि अगर आप किसी भी पब्लिक मोन्यूमेंट देखें, कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट देखें, जैसे कि ताजमहल है, फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा जाता है कि आपको हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन आप उसे चीज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या आप किसी चीज का वायलेशन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दैट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉन बाइंडिंग बेसिकली। सो ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, इसको भी ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड। लेकिन इस फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड करने वाले का नाम था सरदार स्वरण सिंह। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनको रिकमेंड किया था। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो आए थे, और यही फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुए थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आए थे, उसका रिकमेंडेशन किनके द्वारा हुआ था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इनका रिकमेंडेशन हुआ था।
क्लियर? सो इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई सारे चेंजेस एक साथ हुए थे। सो सबसे पहला चेंज था कि प्रियम्बल से रिलेटेड चेंज था, जो कि ये कहता है कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 शब्दों को ऐड किया गया। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के टेन्यूर को एक्सटेंड करके 6 साल कर दिया गया, जो कि पहले 5 साल था। उसके बाद आर्टिकल 74 को अमेंड कर दिया गया और कहा गया कि प्रेसिडेंट को है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही एक्ट करना होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके अंतर्गत थे, तो उनके मुताबिक अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए वो लाया गया कि प्रेसिडेंट जो हो इंडिपेंडेंट डिसीजन ना ले पाए, इसलिए ये चीज लाया गया। अगला था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, उसे भी ऐड कर दिया गया। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एक्ट को 44th अमेंडमेंट एक्ट को जो 1978 में पास हुआ था, इसे एंटी वेनम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसे एंटी वेनम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, एंटी वेनम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप ये खुद समझ जाएंगे कि इसे एंटी वेनम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। इसे इसलिए एंटी वेनम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि 38th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 में पास हुआ, 39th जो कि भी 1975 में पास हुआ, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इन सब अमेंडमेंट एक्ट जो इमरजेंसी के दौरान ये सब संवैधानिक ये सब जो संवैधानिक संशोधन जो इमरजेंसी के दौरान किया गया जल्दी में, ये सब का एंटी वेनम है। उस सबको सुधार किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। मतलब इमरजेंसी के दौरान जितने भी जल्दीबाजी में संशोधन किया गया था, वो सबको री अमेंड किया गया, वो सबको रिकरेक्ट किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। इसलिए इसे एंटी वेनम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्स में आपको पूछता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस एक्ट को कहते हैं, सिमिलरली कई बार एग्जाम्स में पूछता है कि एंटी वेनम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा एक्ट है, तो वो है अपना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, राइट। इसमें सबसे पहला चीज क्या हुआ? तो इसमें सबसे पहला चीज ये हुआ, जो आपको मैंने बताया कि लाइफ ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा जो था वो 6 साल का हो गया था, ठीक है। वो 6 साल का क्यों उन लोगों ने किया था? क्योंकि इनको ज्यादा टाइम पावर में रहना था, इसलिए कर दिया था। तो इस चीज के लिए सबसे पहले उस चीज को रीस्टोर किया एंड रिड्यूस करके 5 साल किया। तो रिड्यूस द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा टू 5 years, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लोग 6 साल कर दिए थे, तो इसको रिड्यूस करके इन लोगों ने 5 साल को किए, 5 साल वापिस कर दिए। दूसरा चीज इसमें ये हुआ कि 39th अमेंडमेंट एक्ट को कैंसिल कर दिया गया। 39th अमेंडमेंट एक्ट क्या था? क्या था 39th अमेंडमेंट एक्ट? कि अगर कोई भी इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का या पीएम का या लोकसभा के स्पीकर का, उस वो इलेक्शन के डिस्प्यूट को किसी भी इंडियन कोर्ट में स्क्रूटनाइज नहीं किया जा सकता है। ये था 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। लेकिन इस चीज को कैंसिल कर दिया गया, इस एक्ट को कैंसिल कर दिया गया। 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 को कैंसिल कर दिया गया। ये एक्ट क्या था? ये एक्ट ये था कि आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन या स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, उसको इंडियन कोर्ट स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उसे लुक आफ्टर करे इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट में। उस चीज को कैंसिल कर दिया गया कि नहीं भाई, जुडिशियरी बॉडी के पास ये पावर है एंड रहना भी चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए एंटी वेनम कहा जाता है। 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 तक कैंसिल हो गया। लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा और विधानसभा का जो लाइफ था, जो 6 साल बढ़ा दिया गया था, उसे वापस 5 साल कर दिया गया। ये तीनों था। उसके बाद जो मैं 74th अमेंडमेंट एक्ट बोला कि प्रेसिडेंट को जो है वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन पे ही वर्क करना होगा, उस चीज को भी रिकंसिडर किया गया। उसमें एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया। प्रोविजन ये था, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ऐड कर दिया गया। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ऐड कर दिया गया। किसमें ऐड कर दिया गया? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड कर दिया गया। अब ये 74 क्लॉज 1 कहता क्या है कि प्रेसिडेंट जो है चाहे तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट को अगर उस एडवाइस से संतुष्ट नहीं है, तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। मतलब पहले ये था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये था कि अगर कोई एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे दिया प्रेसिडेंट को, तो वो उस चीज को मानना पड़ेगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के 1970 एक्ट 1970 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये कहा गया, एक क्लॉज ऐड कर दिया गया आर्टिकल 74 के 1 में, ये ऐड कर दिया गया कि प्रेसिडेंट कुड रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। कि प्रेसिडेंट का अगर मन हो, प्रेसिडेंट कैन रिक्वायर, यहाँ पे लिख देता हूं,
प्रेसिडेंट कैन रिक्वायर द काउंसिल ऑफ सीओएम, मतलब आप समझ जाइएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्रेसिडेंट कैन रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर, यहाँ पे रिकंसिडर कीवर्ड है। पहले क्या था कि एक बार जो आपको एडवाइस दे दिए वो आपको मानना ही पड़ेगा। किन्हें मानना पड़ता था? प्रेसिडेंट को। किनके एडवाइस को मानना पड़ता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर चाहेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपना एडवाइस रिकंसिडर करना पड़ेगा। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस गिवन टू हिम, एडवाइस टू हिम। कि मतलब प्रेसिडेंट कैन रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस गिवन टू हिम। ऑल राइट, ये आपको 44th अमेंडमेंट एक्ट में, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनका भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है। अब ये चाहेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से संतुष्ट नहीं होंगे तो उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस भी तो प्रेसिडेंट पे नॉन बाइंडिंग होना चाहिए। वो मैंडेटरी कैसे हो सकता है प्रेसिडेंट पे? तो इसलिए उस चीज को रिकंसिडर करना पड़ेगा उनको। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था जिसे राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, पहले ये एक फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था और ये आर्टिकल 31 में मेंशन था। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है पहले आर्टिकल 31 में एज ए फंडामेंटल राइट था, लेकिन ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही इसको फंडामेंटल राइट से निकाल के एक लीगल राइट्स के कैटेगरी में डाला गया। सो राइट टू प्रॉपर्टी 31 जो है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ही इसे फंडामेंटल राइट से कन्वर्ट करके एक लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट्स बना दी। और ये लीगल राइट अब आता है करेंटली आर्टिकल 300 ए में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब ये फंडामेंटल राइट्स तब आता था आर्टिकल 31 में, लेकिन जब लीगल राइट्स बन गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, जब ये लीगल राइट बना तब ये आर्टिकल 300 ए में आता है। ये आपको पूछा तो नहीं अब तक, बट ये आप ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। क्योंकि पहले आर्टिकल 31 जो था फंडामेंटल राइट्स था, और जब लीगल राइट्स बना 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा तब ये आर्टिकल 300 ए में मतलब 300 ए के क्लॉज ए में जब इसे अमेंड करके डाला गया तो क्लॉज ए में ये एज ए लीगल राइट्स आ गया, राइट। एंड इतना ही था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। आगे चलते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। फिर अब जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल के बारे में बता रहा था कि हमारे संविधान में सबसे पहले 8 शेड्यूल थे, क्योंकि 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में था, तो पहले 8 शेड्यूल था। फिर 9th शेड्यूल कब ऐड हुआ? 9th शेड्यूल में बता कब ऐड हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में 9th शेड्यूल ऐड हुआ, जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। तो अभी तक और हमारे पास अभी कितने शेड्यूल है? टोटल 12। जैसे 9th शेड्यूल ऐड हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, सिमिलरली 10th शेड्यूल भी ऐड हुआ होगा। तो जो 10th शेड्यूल हमारा है वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड हुआ था। सो 10th शेड्यूल ऐड है, 10th शेड्यूल ऐड हुआ था, जो कि 10th शेड्यूल ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। अब ये 10th शेड्यूल है क्या? जैसे 9th शेड्यूल ऐड हुआ तो वो था लैंड रिफॉर्म के बारे में। सिमिलरली जो 10th शेड्यूल ऐड हुआ 1985 में, वो 10th शेड्यूल किस चीज के रिलेटेड से था? तो वो था एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग आजकल एक कहावत सुनते हैं, मुहावरा, कि आया राम गया राम। आया राम गया राम जो हम लोग कहावत सुनते हैं, ये एक एंटी डिफेक्शन लॉ का ही उदाहरण है। कि एक उस नाम के एक व्यक्ति थे, एक पार्लियामेंटेरियन थे, जो एक दिन में 5 बार पार्टी बदल चुके थे। ही वाज एन इलेक्टेड एमपी, जो एक दिन में 5 बार पार्टी बदल चुके थे, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो क्या होता था कि आप अगर इलेक्ट होके किसी पर्टिकुलर पार्टी से गए हैं, तो आप सदन में जाने के बाद पाला नहीं बदल सकते, और बदलेंगे तो आपको उसमें कई सारे क्राइटेरिया ऐड किए गए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारे एंटी डिफेक्शन लॉ के तमाम टर्म्स एंड कंडीशन ऐड ऑन किए गए, कि अगर आप बदल भी सकते हैं तो किस कंडीशन में बदल सकते हैं, या तो पार्टी चेंज कर सकते हैं तो पार्टी में बदलना पड़ेगा, सिंबल बदलना पड़ेगा, तमाम तरह की जो चीजें हैं, आपकी मेंबरशिप कब जा सकती है अगर आप पाला बदले, तो इन सब चीजों के बारे में, कि डिफेक्शन डिफेक्शन के अगेंस्ट जो भी लॉ बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, वो 10th शेड्यूल में ऐड किया गया, और वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 था। सो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 है क्या? इट्स ऑल अबाउट 10th शेड्यूल ऐड किया गया। 10th शेड्यूल किस चीज के बारे में? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो जब हम शेड्यूल बाद में पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक में, तो हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं तो अमेंडमेंट में आप इतना समझ लें कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट मतलब 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। 10th शेड्यूल है क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ये राजीव गांधी के गवर्नमेंट में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। सेम राजीव गांधी के गवर्नमेंट में जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, वैसे ये वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें जो अपना 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 है, जैसे करंटली हमारा क्या है कि वोटिंग राइट्स जो भी व्यक्ति 18 साल या 18 से अधिक है उसे वोटिंग राइट है, वन वोट वन वैल्यू। लेकिन ये जो पहले था ना वोटिंग एज, ये जो पहले वोटिंग एज था ये 21 साल था। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत ही वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड। कहाँ से रिड्यूस किया गया? वोटिंग एज रिड्यूस किया गया। वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। पहले 1988 तक जो था 21 साल वोटिंग की, अब कि आपको अगर वोट देना है तो आपको 21 साल का होना पड़ेगा या उससे अधिक। अब है कि अगर आपको वोट देना है तो 18 साल या उससे अधिक के आप होंगे तो वोट दे सकते हैं। ये राजीव गांधी के गवर्नमेंट में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। राजीव गांधी उस टाइम पीएम थे, उनके सरकार में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये वोटिंग राइट को रिड्यूस करता है, वोटिंग एज को रिड्यूस करता है 21 साल से 18 साल। ये था अपना 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। क्लियर? सो नेक्स्ट चलते हैं। जितना जरूरत है मैं उतना बता रहा हूँ, डिटेल में डाइव इन कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है। अगर जैसे कि 61st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, वोटिंग एज के बारे में, तो क्यों किया गया, कितने सारे, बहुत सारे पृष्ठभूमि में बता सकता हूँ, बट नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्स में सिर्फ अमेंडमेंट्स अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा कि ये अमेंडमेंट या तो किस ईयर में पास हुआ था, इसलिए मैं ईयर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि कई बार ईयर पूछ देता है। ये अमेंडमेंट किस ईयर, ये अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में पास हुआ था। और या तो आएगा कि ये अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो एक लाइन में आप समझ लो किस चीज से रिलेटेड है, दैट्स मोर देन सफिशियंट, राइट। अब आपको ध्यान हो 71st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो मैं आपको बताया था 21, 71 एंड 92। 21 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं क्या बताया था कि इसमें सिंधी लैंग्वेज ऐड हुआ था जो कि 15वां लैंग्वेज था और 15वां ऑफिशियल लैंग्वेज था। ठीक है। 71 के बारे में बताऊं तो 3 लैंग्वेज और ऐड हुआ था जो कि था नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी एंड मणिपुरी। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं बताया था, तो ये आपको बताया था कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पास हुआ था, तो इसमें टोटल 4 लैंग्वेज थे। पहला तो 21 में आ गया सिंधी, उसके बाद आ गया नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, उसके बाद है 4 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। संथाली तो क्या है? सो 71st अमेंडमेंट एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं 1992 में, इसमें 3 लैंग्वेज ऐड हुआ था। जो 16th लैंग्वेज था नेपाली था, 17th था कोंकणी और 18th था मणिपुरी। ये हमारा 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था। लेकिन इसके अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि हमारे 8th शेड्यूल में आता है, जो जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, अभी तक टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि संथाली लास्ट था। वो सबको मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। 21st अमेंडमेंट एक्ट में था सिंधी ऐड हुआ था, जो कि 15th लैंग्वेज था। 71st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में पास हुआ, इसमें था नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अगेन हम लोग आगे पढ़ेंगे 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 अब तक ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड हो चुके हैं, जो कि 8th शेड्यूल में हमारे हैं। सो आप 21, 71, 92 आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के अमेंडमेंट से रिलेटेड है। सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में ये चीज स्टोर हो जाए, राइट। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट अगेन देखेंगे तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये पंचायती राज सिस्टम के रिलेटेड है। पंचायती राज सिस्टम। अब ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जैसे 10th शेड्यूल इतना क्या था, जैसे 9th शेड्यूल, टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है। 9th शेड्यूल ऐड हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। 10th शेड्यूल अपना ऐड हुआ 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 10th शेड्यूल मैं बताया, 10th शेड्यूल क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। उसके बाद जो 11वां शेड्यूल था, 11वां शेड्यूल था 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ऐड हुआ था आपको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। सो 11th शेड्यूल वाज एडेड इन 11th शेड्यूल एडेड। अब 11th शेड्यूल जो ऐड हुआ था, ये कब ऐड हुआ था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। और ये और ये था क्या? इस 11th शेड्यूल इज ऑल अबाउट पंचायती राज सिस्टम। सो और पंचायती राज सिस्टम में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। constitutional status was given to Panchayati Raj system in 73rd Amendment Act 1992. So 73rd Amendment Act 1992 is all about कि इसमें 11th शेड्यूल ऐड किया गया। 11th शेड्यूल क्या चीज से रिलेटेड है? तो पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज का क्या रिलेशन है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से? इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 से मिला था। क्लियर? सिमिलरली आ जाते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993। अब 74th अमेंडमेंट एक्ट की जब हम बात करें
तो टोटल 12 शेड्यूल है, तो यहाँ पे 74th अमेंडमेंट एक्ट में 12th शेड्यूल ऐड हुआ था। 12th शेड्यूल एडेड। जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट में 11th शेड्यूल ऐड हुआ था, वैसे ही 12th शेड्यूल ऐड हुआ था आपको 74th अमेंडमेंट एक्ट। अब 12th शेड्यूल किसके बारे में है? तो जैसे 11th शेड्यूल पंचायती राज सिस्टम के बारे में है, 12th शेड्यूल है अपने म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपल अब क्या है म्युनिसिपैलिटीज से? इसीलिए क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। किसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था? म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था कब? 1993 में। किस एक्ट के द्वारा? 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 12th शेड्यूल में ऐड हुआ था। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में 11th शेड्यूल ऐड हुआ था, जो कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में, पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाता है। सिमिलरली 74th अमेंडमेंट एक्ट इज कि उसमें 12th शेड्यूल ऐड हुआ था, जो कि म्युनिसिपैलिटीज के बारे में है, और इसमें इसी एक्ट के तहत म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, राइट, जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट है। क्लियर? अब आते हैं 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 84th अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 में पास हुआ, उसमें यह कहा गया कि जो भी लोकसभा और विधानसभा का सीट है वो 25 साल के लिए फिक्स होगा। 2005 में आया, 2001 में ये पास किया गया, तो 2001 में बोला गया कि जो भी लोकसभा का सीट है वो लोकसभा या विधानसभा का सीट है, इसे 25 साल तक ये फिक्स रहेगा, मतलब 2026 तक फिक्स रहेगा। अब ये है क्या? इसका डिलिमिटेशन कमीशन से एक रिलेशन है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब भारत का जो मैप है, उस मैप को हम लोगों ने मान लीजिए 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग डिवाइड कर दिया, लेकिन कहीं पॉपुलेशन बढ़ गया। जैसे कि बिहार में लोकसभा के 40 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, लेकिन यूपी में ऑलमोस्ट दोगुना है। तो सिमिलरली, लेकिन कल होके मान लीजिए अगर बिहार में पॉपुलेशन बढ़ गया, तो क्या वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन इस चीज, ये एक फिक्स नंबर होगा कब तक? ये 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में डिसाइड कर लिया गया कि ये जो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये 2026 तक 543 ही रहेंगे। कि जो भी सीट है, मतलब मैं लोकसभा के एग्जांपल दे रहा हूँ, ये विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी, कॉन्टेक्स्ट में भी यही चीज बोला गया कि जितने भी लोकसभा के सीट हैं, विधानसभा के सीट है, इसको 25 साल तक वो फिक्स रहेगा। तो ये है 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 की सीट्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा, की सीट्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा वाज फिक्स्ड फॉर कितने साल? 25 साल। अब कब तक 25 साल? क्योंकि 2001 में पास हुआ था, तो 2026 तक है। तो कई बार आप समझ लो जो करंट ईयर है, ये हमारा आखिरी साल है, उसके बाद लोकसभा के सीट में, विधान राज्य के अलग अलग विधानसभा के सीट में, ये सब में आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा 2026 के बाद से। तो ये जो 84th अमेंडमेंट एक्ट है, उसी के तहत 2026 तक लोकसभा और विधानसभा का सीट फिक्स हो रखा है। क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब 86th अमेंडमेंट एक्ट अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 86th अमेंडमेंट एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? कि सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कुछ बताऊंगा। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, अब आप याद करें कि ये फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहली बात आया कब था? मैं आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में जो हमारा मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ था। और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे? 10। किनके रिकमेंडेशन पे ऐड हुए थे? आप रिकॉल कीजिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुए थे। कितने ड्यूटी ऐड हुए थे? 10 ड्यूटी ऐड हुए थे। लेकिन अभी हमारे पास टोटली करेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी हमारे पास करेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये जो एक फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ा है, जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ है, वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ही ऐड हुआ है। So 86th Amendment Act 2002 is all about the 11th fundamental duty was added. 11th fundamental duty was added. क्योंकि 10 तक तो आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही ऐड हो गया था। तो इंपॉर्टेंट होता, मतलब पहली बार जब फंडामेंटल ड्यूटी इंट्रोड्यूस हुआ था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में, तो उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑलरेडी उसमें थे। तो 11वां कब ऐड हुआ? 11वां ऐड हुआ आपको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है। उसके बाद एक और चीज जो कि हमारे देश के एजुकेशन स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया, वो भी इस एक्ट के तहत आया था, जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन।
अब राइट टू एजुकेशन जो है, इसको फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था, जो कि है अपना आर्टिकल 21 ए में। आर्टिकल 21 क्लॉज ए में जो है इसे, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ही राइट टू एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था आर्टिकल 21 ए में। क्या है? राइट टू एजुकेशन की समान शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 ए, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है, उसके तहत उसको ऐड किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट्स, वो 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत में ही था। क्योंकि आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन डीपीएसपी, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, उसके आर्टिकल 45 में भी ये मेंशन है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राइट टू एजुकेशन पहले से था, लेकिन उससे एक फंडामेंटल राइट्स बनाना है, उससे एक फंडामेंटल राइट बनाना है, इस बात को आर्टिकल 21 क्लॉज ए में ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। क्लियर कि राइट टू एजुकेशन पहले से डीपीएसपी में था, जो कि आर्टिकल 45 में आता है, लेकिन ये एक मौलिक अधिकार है कि शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। तो इसलिए उसी राइट टू एजुकेशन में ये भी कहा गया था कि आपको 14 साल या 8 क्लास तक, आप इधर अप टू 14 ईयर्स और अप टू 8th क्लास, आपको सबको कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। आप देखते होंगे कई सारे स्कूल्स में कंपलसरी 8th क्लास तक आपको पास कराया जाता है, कंपार्टमेंट, कई बार कंपार्टमेंट एग्जाम्स वगैरह लेके, तो वो सब राइट टू एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर? अब है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। सो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या है कि जैसे मैं आपको बताया था, जैसे मैं आपको सबसे पहले 84th अमेंडमेंट एक्ट आप एक बार ध्यान में रखेंगे तो 91st ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो 84th अमेंडमेंट एक्ट में क्या बताया था कि 2001 में जब 84th अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा का जो सीट है वो 25 साल तक फिक्स हो जाएगा। क्लियर? उसी से रिलेटेड इसमें क्या है कि जब भी आप, इसमें आप समझ लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, तो अक्सर लोग 84th अमेंडमेंट एक्ट और 91st अमेंडमेंट एक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब भी 91st अमेंडमेंट एक्ट की बात हो तो 91st अमेंडमेंट एक्ट मतलब आप समझो कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में क्या बात है कि भैया आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी आपको अपनी सरकार बनाने का मौका मिले, तो आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो लोकसभा और विधानसभा का 15% ही होगा। जो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ होगा, मान लीजिए लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स हैं, लेकिन कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं? तो ये 543 का 15% मैक्सिमम हो सकते हैं। 543 का मैक्सिमम 15% ही हो सकते हैं। ये 15% से ज्यादा, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। अगर मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा, अगर किसी भी विधानसभा में उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 100 सीट है, ठीक है। अब अगर 100 मान लीजिए उदाहरण के तौर पे दिल्ली का उदाहरण लेते हैं, तो दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में टोटल 100 लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के गए हैं, लेकिन उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं? इनके टोटल मिनिस्टर की संख्या की अगर बात करें तो 15 मिनिस्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, 15 से ज्यादा नहीं। हालांकि मैं दिल्ली का एग्जांपल यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि दिल्ली एक्सेप्शन है, और दिल्ली में ये एक्सेप्शन है कि 10% ही हो सकते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि वहां पे 100 सीट भी नहीं है। मतलब 100 सीट है, 100 दिल्ली को एक्सेप्शन में रखा गया क्योंकि वो एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज है, क्योंकि वहां पे 10% ही आपको जो क्या बोलते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टेट जहां पे 100 हो उदाहरण के तौर पे, तो मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में या स्टेट गवर्नमेंट में 15% से ज्यादा नहीं हो सकते अपने टोटल स्ट्रेंथ की, चाहे वो लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तब या विधानसभा के टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तब, वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। उसका एक्सेप्शन क्या है? दिल्ली है, तो उसमें 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? सो नेक्स्ट देखेंगे 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ? 21st अमेंडमेंट एक्ट, 71st अमेंडमेंट एक्ट एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 21st अमेंडमेंट एक्ट में क्या बताया, अगेन रिवाइज करा दे रहा हूँ, सिंधी ऐड हुआ था जो कि 15th लैंग्वेज था। 71st में क्या ऐड हुआ था? यहाँ पे नेपाली, कोंकणी एंड मणिपुरी। लेकिन 92nd में क्या क्या ऐड हुआ था जो कि 2003 में पास हुआ था? तो इसमें 4 ऐड हुए थे। क्या, कौन कौन से 4 ऐड हुए थे? बोडो, डोगरी, और क्या था? मैथिली, और क्या था? संथाली। तो ये था सिंधी, 21वां संशोधन में ऐड हुआ था।
71वां में ऐड हुआ था नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। 92nd में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और संथाली जो है ये हमारा 22वां ऑफिशियल लैंग्वेज है। 23वां इज येट टू ऐड। ठीक है, तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, जो कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड करता है, और संथाली जो था हमारा 22वां ऑफिशियल लैंग्वेज था। क्लियर। अब 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बारे में देख लेंगे। तो आपने कई बार जैसे पंचायत का मैं जिक्र किया, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज का जिक्र किया, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज आता है। तो जैसे मैं आपको बताया कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था कब, किस एक्ट के तहत, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। म्यूनिसिपैलिटीज को किस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा मिला था, वो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में मिला था। किसको मिला था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, वो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, कब मिला, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट मिला। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वही है जो हमारे संविधान के, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पार्ट 9B में मेंशन है, पार्ट 9B में मेंशन है। एंड स्पेसिफिकली अगर इसके आर्टिकल की बात करूँ, किस आर्टिकल में मेंशन है, तो ये है अपना आर्टिकल 243 के अंतर्गत ही आता है। जैसे आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक अपना पंचायती राज सिस्टम आता है। फिर पी से लेके आपको जेड कितना, जेड जी तक, हाँ जेड जे तक आपको म्यूनिसपैलिटी जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे 243 जेड एच से 243 जेड टी तक ये कोऑपरेटिव सिस्टम आता है। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आर्टिकल, जैसे पंचायती राज सिस्टम की बात करूं तो ये आर्टिकल 243 से 243 वो तक आता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। म्यूनिसपैलिटीज की बात करें तो ये अपना आएगा आर्टिकल 243 ओ के बाद आ गया पी से लेके 243 जेड, और 7 में एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक आएगा। आप देखो जेड जी तक आपको म्यूनिसपैलिटीज आ गया, और यही आपको जेड एच से कंटिन्यू हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन में है, आप ध्यान में रख सकते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम जो है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, म्यूनिसपैलिटी जो है 243 पी से जेड जी तक है, और यही जेड जी जो है कंटिन्यूएशन है जेड एच से जेड टी तक, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। और ये जो पंचायती राज सिस्टम को कब मिला था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कब मिला था, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट। म्यूनिसपैलिटीज को कब मिला था, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कब मिला, तो 97th अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, तो 243 जेड एच से जेड टी। क्लियर। सो नेक्स्ट चलते हैं, अब बस लास्ट 2 स्लाइड्स। हाँ, सबसे पहला है 101 अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारा 2016 में 101वां संशोधन हुआ था, संवैधानिक संशोधन। वो कुछ नहीं था कि जीएसटी के बारे में है, ये कि जीएसटी का इंट्रोड्यूस हुआ था, कि मतलब एक नया टैक्स, मतलब जीएसटी एज ए न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। ये अपना कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में था। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में था, और ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे बोलते हैं। तो ये आर्टिकल 279 ए के क्लॉज 1 में है। ये आर्टिकल के 2, क्योंकि जब भी कोई संशोधन होगा तो किसी न किसी आर्टिकल से ही होगा। आप ध्यान देंगे कि जब भी कोई ना कोई संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, तो वो किसी न किसी ऑलरेडी जो 395 आर्टिकल है उसी में से होगा। तो जीएसटी जब आया था 101 अमेंडमेंट एक्ट से, तो किस आर्टिकल को संशोधन किया, तो वो आर्टिकल 279 ए क्लॉज 1 को संशोधित किया था, जिसमें बताया गया कि जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये नया तरीके का टैक्स है। अब जीएसटी है क्या, क्या है नहीं है, वो सब एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में आएंगे। राइट, अभी 102 अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं। तो 102 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये था कि एनसीबीसी, एनसीबीसी। अब एनसीबीसी क्या है, कि नेशनल कमिटी ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमिटी ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लास, ये बैकवर्ड क्लास के बारे में। जैसे कि इससे पहले और भी अमेंडमेंट है, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो वो एनसीएससी, एनसीएसटी भी है, और तब एनसीबीसी आया था, तब एनसीबीसी आया था। तो ये था नेशनल कमेटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमेटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये सब भी अपने अपने अमेंडमेंट से आए हैं, बट अभी बात कर लेते हैं फिलहाल 102 अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये बताया गया कि एनसीबीसी का इंट्रोडक्शन हुआ था। एनसीबीसी को बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था, कि नेशनल कमिटी ऑफ बैकवर्ड क्लास वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एनसीबीसी वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जब भी मैं आपको बताया कि जब भी किसी न किसी चीज़ का संशोधन होगा तो किसी न किसी आर्टिकल के तहत होगा। तो यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत हुआ था? क्योंकि आर्टिकल आपको 338 पता होगा कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये जैसे कि ये आपको आर्टिकल 338 में आता है, राइट? और ये आपको आता है आर्टिकल 338 क्लॉज ए में। तो जब ये आया था तो ये आर्टिकल 338 क्लॉज बी में आया था। तो नेशनल कमिटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 338, नेशनल कमिटी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज ऑल अबाउट आर्टिकल 338 क्लॉज ए। लेकिन आर्टिकल 338 बी, जिसमें ये कहता है कि नेशनल कमिटी फॉर बैकवर्ड क्लास को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया है, और ये मेंशन था आपने 102 अमेंडमेंट एक्ट 102 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में पास हुआ था। क्लियर? अब आते हैं 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019। आप आजकल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में बहुत सुनते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो था, ये ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन किनको मिलता है? कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और वो अगर जनरल कास्ट से आते हैं, क्योंकि ओबीसी के लिए भी सर्टेन रिजर्वेशन का प्रावधान है, एससी के लिए भी है, एसटी के लिए है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लोग जनरल में है वो लोग सब लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। कुछ लोग फाइनेंशियली डाउन ट्रोडन भी हैं। तो वो लोग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं एंड जनरल कैटेगरी से हैं, उन्हें 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 10% रिजर्वेशन। 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस आया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये 10% रिजर्वेशन आपको जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी होती है वहां देखने को मिलेगा। जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं वो सब में आपको ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट एक 10% रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2019 में 103 संवैधानिक संशोधन से पास हुआ था। ठीक है। उसके बाद 104 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2020 में पास हुआ, पारित हुआ। ये कहता है कि आप ध्यान देंगे कि एक नॉमिनेटेड मेंबर्स या एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट था। जैसे कि आपको अगर मैं ध्यान दिलाऊं तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। इस एक्ट से पहले 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। ये इस एक्ट के पास होने से पहले जैसे 2 एंग्लो इंडियन जो कि सेमी इंडियन हो उनको नॉमिनेट किया जाता था, और यही 543+2 होते थे। ये जो 2 लोग होते थे इनको नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन 102 अमेंडमेंट एक्ट 2020 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो आया, तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर का कॉन्सेप्ट है, ये लोकसभा और विधानसभा में उसको खत्म कर दिया गया। इसको खत्म कर दिया गया। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा एंड विधानसभा वाज एंडेड। कि मतलब जो आप नॉमिनेट कर रहे हो लोकसभा एंड विधानसभा में, वो जो कॉन्सेप्ट है कि मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करेंगे, नॉमिनेशन के बेसिस पे लाएंगे लोकसभा एंड विधानसभा में, क्योंकि ये लोअर हाउस होता है। ये सेंटर, एक स्टेट का लोअर हाउस है, एक सेंटर का लोअर हाउस है। यहाँ पे प्योरली इलेक्टेड बेसिस पे आने चाहिए। जैसे अपर हाउस है, राज्यसभा है, जिनके पास विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पे नॉमिनेट होके आते हैं। लेकिन जो लोअर हाउसेस है जहाँ पे प्योरली इलेक्ट होके लोग आते हैं, वहां पे आप किसी 2 को, किसी 4 को नॉमिनेट करके ला रहे हो, विच वॉज नॉट फेयर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। क्लियर? सो 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लोकसभा एंड विधानसभा हैज बीन एंडेड। एक और आप देख लेंगे, एक लास्ट में बता देता हूं 105 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि 2021 में आया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 105 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2021 में आया था, ये भी जानना जरूरी है। तो ये जैसे कि 103 अमेंडमेंट एक्ट आपके ईवीसी के ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से है, क्योंकि ये जनरल के बारे में है। ये मतलब 103 अमेंडमेंट एक्ट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो कि बेसिकली जनरल के रिजर्वेशन के बारे में है। सिमिलरली जो 105 अमेंडमेंट एक्ट आया, ये ओबीसी से रिलेटेड है। ये ओबीसी लिस्ट के बारे में। ये ओबीसी लिस्ट के बारे में क्या है? इस एक्ट के तहत ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, आप ओबीसी लिस्ट में कैटेगराइजेशन कर सकते हो। कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया कि आप जो है ना अपना ओबीसी लिस्ट बना सकते हो। किन्हें पावर दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आप बिहार गवर्नमेंट का मैं एग्जांपल दे दूं तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर, जिसको एनसीएल बोलते हैं, ये कई सारे अलग अलग राज्य में ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको इम्प्लीमेंट कर चुकी है ऑलमोस्ट। एंड ये जो जैसे बिहार गवर्नमेंट ने इस चीज का पहल किया और एनसीएल ला दिया कि जो लोग नॉन क्रीमी लेयर हैं, कि ओबीसी को भी 2 भाग में बांट दिया, नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर।
तो ये 105 अमेंडमेंट एक्ट 2021 वाज ऑल अबाउट। मैं बिहार गवर्नमेंट का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये लेटेस्ट चल रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं। बहरहाल 105 अमेंडमेंट एक्ट 2021 ये था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि आप अपना ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं। किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तो अभी जितना था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही 25 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे, यही 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यही आपको बार-बार एग्जाम्स में देखने को यहीं से आपको मिलेंगे। आप बार-बार इसे रिवाइज कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। राइट? आई होप द सेशन वाज यूजफुल। इफ इट वाज, प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।